हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अपनी प्रेगनेंसी और उसके बाद वाली वीडियो में मैंने आपको अपने डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद के कुछ घंटे कैसे रहे हॉस्पिटल में और फिर घर आने के बाद भी हाउ वाज माय एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही डिलीवरी हुई उसकी इमीडिएट बाद मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वो टीम पूरी जो आई थी डॉक्टर्स की, वो सारी मेरे बेबी को निक्यू में लेके चले गए थे बिकॉज़ उनको लगा था कि बेबी के लंग्स में थोड़ा पानी चला गया है। तो उसको वहाँ पर CPAP मशीन लगी थी जो कि ब्रीदिंग वगैरह में और लिक्विड को क्लियर आउट करने में हेल्प करती है। तो निक्यू में मेरा बेबी 3 दिन था वहाँ पर। तो लेकिन हम वहाँ पर 3 दिन नहीं रह सकते थे। हमें वहाँ पर अगले ही दिन डिस्चार्ज करने को उन्होंने बोल दिया बिकॉज़ उनके पास लिमिटेड रूम्स होते हैं और भी पेशेंट्स के लिए उनको रूम्स चाहिए होते हैं। तो जैसे मैंने रात को डिलीवरी की थी अराउंड 9-10 बजे के अराउंड, तो अगले दिन दोपहर को उन्होंने हमें जाने के लिए बोल दिया था। इनफैक्ट सुबह के टाइम ही उन्होंने बोला था कि आप रेडी हो जाइए, किसी भी टाइम आप को बोल सकते हैं जाने के लिए। तो मेरी रिकवरी और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो डिलीवरी के बाद कुछ घंटे तो एज आई टोल्ड यू आई वाज स्लीपिंग। 3-4 घंटे तक मैं सोती रही एंड पूरी रात भी मैं सो ही रही थी बिकॉज आई वॉज़ वेरी वेरी टायर्ड एंड दे हैड गिवन मी अ लॉट ऑफ पेन किलर्स। तो टाइलेनॉल और एडविल मैं काफ़ी मैक्सिमम डोसेज ले रही थी उस टाइम पे बिकॉज स्टिचेस का पेन वगैरह ऑफ कोर्स काफ़ी था। एंड जहाँ तक बात है ब्लीडिंग की, ऑफ कोर्स ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। तो आई वॉज़ वेयरिंग दोज पोस्टपार्टम पैड्स जो कि काफ़ी लंबे और काफ़ी अब्जॉर्बेंट होते हैं। तो मैं खुद से भी लेके गई थी लेकिन मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हॉस्पिटल वालों ने ही खुद मेरे को अपने पैड्स दिए थे जो कि मैं यूज़ कर रही थी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो ऑलवेज़ इनकरेज करते हैं आपके यूरिन पास करने के लिए आप बाथरूम जाइए बिकॉज स्टिचेस लगे हैं, इतना बड़ा प्रोसीजर हुआ है। सो दे वांट टू मेक श्योर कि फ्लूइड्स वगैरह अच्छे से बाहर जा रहे हैं। तो बाथरूम तक जाने में भी हेल्प चाहिए थी तो नर्सेज ने हेल्प की मुझे। एंड फर्स्ट यूरिन वाला एक्सपीरियंस भी जो है काफ़ी मुश्किल रहता है बिकॉज़ आदत नहीं होती है एंड इतना कुछ हो चुका होता है आपकी बॉडी के साथ। तो वो डेफिनेटली पेन रहता है एंड काफ़ी सारा ब्लड भी निकलता है। सो वो सब हुआ। उन्होंने भी एक छोटी सी पेरी बॉटल मुझे दी थी जो कि बेसिकली आई वाज टोल्ड कि जैसे जैसे आप यूरिन करें वैसे वैसे आप उसको वहाँ पे स्प्रे करते जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी बर्निंग सेंसेशन कम होएगी एंड आपको यूरिन करने में हेल्प मिलेगी। मैं अपनी तरफ से भी एक पेरी बॉटल लेके गई थी फ्रीडा मॉम की एंड वो इनफैक्ट उससे बेटर थी बिकॉज़ वो इस तरह का उसका एंगल था जिससे कि बेटर वाटर का फ्लो हो रहा था। तो गुनगुना पानी जिसे कहते हैं उन्होंने वो एडवाइस किया था मुझे। तो डेफिनेटली उसमें हेल्प हुई थी यूरिन पास करने में बिकॉज़ बिना उसके बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन और पेन होता है। तो उस तरह से जो है यूरिन पास किया एंड देन वापस उस रूम में मैं आ गई। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आ गया, तो इवन दो बेबी हॉस्पिटल में है आप ट्राई करो मिल्क को एक्सप्रेस करने की। एंड उन्होंने एक हैंड आउट दिया था साथ में। इवन एक नर्स आई थी जिसने थोड़ी सी हेल्प की थी। तो दिस वाज अ कम्प्लीटली न्यू टेरिटरी फॉर मी बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिल्क कैसे एक्सप्रेस करना है। आई वॉज ऑलवेज स्कैर्ड कि ये होएगा कि बेबी आ जाएगा एंड मिल्क विल नॉट कम आउट। तो वही हुआ एंड काफ़ी सारे केसेस में होता भी है। बट कहते हैं कि बेबी का जो स्टमक है वो कुछ फर्स्ट के कुछ दिन जो होते हैं इतना छोटा उसका स्टमक होता है कि ब्लूबेरी के साइज़ का। कहते हैं कि उसको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है फूड वगैरह की। तो फिर भी मतलब जो है कोलेस्ट्रम जो कि होता है एक स्टिकी सा लिक्विड होता है येलो कलर का, वो सबसे पहले निकलता है इवन मिल्क निकलने से पहले। तो कई लोगों का बर्थ से पहले ही निकलने लग जाता है, कई लोगों का बर्थ के बाद शुरू होता है। तो वो कोलेस्ट्रम जो है नर्स ने मेरे को हैंड एक्सप्रेस कैसे करना है वो सिखाया एंड काफ़ी पेनफुल रहा वो प्रोसीजर भी।
तो कोलेस्ट्रम जो है इतना सा निकला एंड उन्होंने वो बॉटल में डाल के वो निक्यू में भिजवा दिया एंड बेबी को उससे फीड किया। आई डोंट नो, कहते हैं कि बेबीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है वो। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट शुड गो इन देयर माउथ वंस दे आर बॉर्न। एंड उसके बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसीजर, दे वर इनकरेजिंग कि आप हैंड एक्सप्रेस करते रहो एंड गेट अ ब्रेस्ट पंप एज वेल, ताकि आप उससे स्टिमुलेशन करो एंड द मिल्क शुड स्टार्ट फ्लोइंग इन दैट केस। तो एनीवेज उन सब चीज़ों के बारे में लाइक माई सिस्टर हेल्प मी ऑर्डर लाइक अ ब्रेस्ट पम्प, तो वो सब हम ले आए थे। लेकिन कुछ भी करना अभी के लिए थोड़ा सा वैसे लग रहा था बिकॉज आई वॉज ऑब्वियसली अभी इतना बड़ा प्रोसीजर हुआ है तो कैसे करेंगे एंड ऑल दैट। तो एनीवेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले दिन जो है उन्होंने बोला कि आप घर चले जाइए, तो हम घर चले गए। एंड उससे पहले ऑफ कोर्स मैं बेबी से एक दो बार मिलने गई निक्यू में एंड आई वॉज़ वेरी सैड कि बेबी हमारे साथ घर वापस नहीं जा रहा है। तो मैं काफ़ी टेंशन में भी आ गई थी कि अब क्या होगा। बट द नर्सेज अश्योर्ड मी कि एवरीथिंग विल बी फाइन, इट विल टेक अ कपल ऑफ डेज और मे बी अ कपल ऑफ वीक्स, बट ही विल बी फाइन, राइट। एंड तो उसके बाद मुझे याद है जब मैं निक्यू में गई थी तो देन आई सॉ हिम एंड ही वॉज इन दैट इंक्यूबेटर सॉर्ट ऑफ स्पेस एंड उसका यहाँ पे मास्क लगा हुआ था, ही वॉज कवर्ड इन वायर्स, वेरी वीक। ऑफकोर्स न्यूबॉर्न बेबीज़ वीक होते हैं, फ्रिजाइल होते हैं, बट ही वॉज लाइक स्किन बहुत डेलिकेट ऐसे दिख रही थी एंड दे वर एनकरेजिंग मी कि वो आप छोटा सा डोर खोल के जो है उसके हैंड्स या फीट को ऐसे हाथ लगा सकते हो। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड टू इवन टू टच हिम, तो इसलिए मैंने उसकी नी को बस ऐसे थोड़ा सा स्ट्रोक किया। दैट्स इट। आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट, इट वाज ब्यूटिफुल येट स्कैरी। एंड उसके बाद जो है आई वॉज़ वेरी सैड, सो विद टीयर्स पोरिंग डाउन माई आईज वी वेंट होम एंड आई वॉज इन अ व्हील चेयर से उठ के गाड़ी में बैठना एंड गाड़ी से घर वापस जाना, इवन बैठना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बिकॉज ऑफ द स्टिचेस। तो एनीवेज हम घर वापस पहुँचे एंड दे टोल्ड मी टू रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। तो मैंने रेस्ट किया एंड उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद आई वॉज लाइक दे सेड कि आपकी जो फर्स्ट पूप है दैट कैन टेक सम टाइम टू कम आउट, मे बी लाइक 2-3 days और इवन मोर। सो आई बिलीव मेरी लाइक ऑन द थर्ड डे आई हैड द अर्ज टू पूप एंड दैट पूप वॉज वेरी पेनफुल, आई स्टिल रिमेंबर। इनफैक्ट इनकरेज किया जाता है कि आप स्टूल सॉफ्टनर्स लें बिकॉज दैट स्टूल कैन बी वेरी हार्ड एंड आपके स्टिचेस के बिल्कुल पास होता है, तो पेन काफ़ी ज़्यादा होता है निकलने में। तो इसलिए मतलब दैट एक्सपीरियंस वाज आल्सो हार्ड फॉर मी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हॉस्पिटल में कॉल लगाया कि कैसी सिचुएशन है, इज़ द बेबी ओके, because they said कि once the CPAP comes out and he is able to breathe on his own, that's when we will discharge him after monitoring for some time. So I kept on asking कि कैसा status है, is he doing fine or not. So they said he is doing fine and CPAP लगा हुआ है, but they encouraged me कि आप please आइए and we want you to start breastfeeding him. सो अगले ही दिन जो है हम गए वहाँ पर एंड आई वाज टोल्ड कि आप प्लीज़ बैठिए एंड उसकी वायर्स वगैरह सारी लगी हुई थी, उन्हीं के साथ ही दे वो लाइक कि आप इसको ब्रेस्ट फीड कीजिए। एंड दैट एक्सपीरियंस वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी, मुझे बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या होता है। एंड वहाँ पर थी नर्सेज, ऑफ कोर्स दे वर देयर टू हेल्प मी आउट। एंड एक दो दिन उन्होंने लैक्टेशन कंसल्टेंट्स को भी बुलाया था जिन्होंने बताया कि आपको कैसे फीड करना है, किस पोजीशन में करना है। बिकॉज इनिशियली आई रिमेंबर आई वाज सो स्कैर्ड टू इवन होल्ड द बेबी, आई वाज लाइक कि कहीं कुछ हो ना जाए, लाइक उसको कैसे पकड़ूँ, किस पोजीशन में पकड़ूँ, कैसे फीड कराऊँ, लाइक आई न्यू नथिंग, राइट। तो उन्होंने डेफिनेटली काफ़ी गाइड किया बिकॉज बेबी को भी अभी नहीं आता होता कि कैसे फीड करना है। एंड ही ऑल्सो वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टेड, स्पेशली निक्यू में इतनी आवाज़ें हो रही हैं, इतनी लाइट्स हैं, तो वो बार बार इधर उधर देख रहा था।
एंड फीड भी कैसे करना है अभी उनको नहीं आता होता है, राइट? लाइक दे आर जस्ट बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड, सो दे आर ऑल्सो लर्निंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग, इट्स अ कंप्लीट जर्नी। तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज वो भी इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा कैसा रहा ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। तो खैर वो चीज़ रही, एंड मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था वहाँ पे बैठना एंड देन यू नो ब्रेस्ट फीड कराना, बिकॉज कहते हैं कि बर्थ के बाद आप सीधा घर जाइए, मतलब हॉस्पिटल में कुछ घंटे रहने के बाद, एंड देन यू आर सपोज टू रेस्ट। लाइक इंडियन कल्चर में तो कहते हैं कि 40 डेज़ जो है गर्ल को, वुमन को इनकरेज किया जाता है कि आप घर पे ही रहें, कोई काम ना करें घर का, आप बस रेस्ट करें एंड फोकस करें बेबी को फीड करने में, राइट? तो लेकिन मेरे साथ वो केस नहीं था। मेरे को उन 3 दिनों में जब वो निक्यू में था, रोज़ ही मेरे चक्कर लग रहे थे हॉस्पिटल के, बिकॉज़ उस टाइम पे इनिशियली तो हमें रूम भी नहीं मिल रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि देखो मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आऊँ जाऊँ यू नो फीड कराऊँ, बिकॉज आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन। मैं पेन किलर्स की मैक्सिमम डोसेज ले रही हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ हमें रूम दे दो एक, ठीक है? तो उन्होंने निक्यू के पास ही उनके पास रूम्स थे, उनमें से एक रूम उन्होंने हमें दे दिया। सो वो थोड़ा अच्छा रहा हमारे लिए, बट उसमें भी काफ़ी स्ट्रिक्ट स्केड्यूल था, बिकॉज न्यूबॉर्न बेबीज़ को जो है बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। तो एवरी लाइक 1.5 आवर्स और 1 आवर दे वर कॉलिंग अस कि चलो आप दोबारा ट्राई करते हैं फीड का। तो साथ साथ वो हमें ये भी सिखा रहे थे कि डायपर चेंजेस कैसे करने हैं। लाइक मेरे हस्बैंड को उन्होंने सिखाया, तो बिकॉज हमें कुछ भी नहीं आता था, ऑफ कोर्स लाइक फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, वी न्यू नथिंग। तो वहीं से ही सीख के आए कि फीड कैसे करना है, बेबी को पकड़ना कैसे है, उसके डायपर चेंजेस कैसे करने हैं। इनफैक्ट मैं नर्सेस से ये भी पूछती थी कि अगर बेबी रो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि क्या रीज़न है, यू नो, बिकॉज कई बार नहीं पता चलता कि अच्छा क्यों रो रहा है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यू नो ऐसे ऐसे आप चेक करो कि उसको भूख तो नहीं लगी, उसको नींद तो नहीं आ रही, या उसको कुछ यू नो आपकी अटेंशन चाहिए हो सकता है, या उसकी कोई गैस बन रही हो, ये सब रीज़न्स हो सकते हैं। तो एनीवेज़ तो जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारा काफ़ी स्ट्रिक्ट स्केड्यूल था, एंड वो काफ़ी एक जैसे कहते हैं इमोशनल टाइम भी था मेरे लिए, बिकॉज अभी अभी इतना बड़ा प्रोसीजर एंड देन ये सब हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग टू रेस्ट ऑल्सो, एंड बेबी की वो हालत देख के, मेरी हालत देख के, एंड I don't know, yeah, it was just a hard experience for me, because some people were also like very concerned about the baby, but not so much about me, which was very very hurtful. But anyways, moving on, फिर क्या हुआ कि हम बेबी को फाइनली 3rd डे पर घर ले आए, तो वो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड उससे पहले हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी मॉम और मेरी बहन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे इस केस में, एंड मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स मेरे साथ थे, लेकिन उन दोनों ने मेरी काफ़ी हेल्प की, बिकॉज मेरी बहन का जो घर है वो हॉस्पिटल के काफ़ी पास था। तो मेरी मम्मा खाना बना बना के और यू नो भेज देती थी, या तो मेरी बहन ले आती थी, या कभी कभार मेरे हस्बैंड वहाँ से जाके उसके घर से ले आते थे। तो यू नो सब कुछ भेजती थी, दूध भेजती थी, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, शी यूज्ड टू सेंड एवरीथिंग, ताकि यू नो आई एम वेल फेड और मैं अपनी दवाइयाँ वगैरह सब ले सकूँ, मेरी रिकवरी में हेल्प हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की उस टाइम में, आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट। हम बेबी को फाइनली घर ले आए, एंड यू नो द बेबी हैड लिटिल बिट ऑफ जॉन्डिस। तो मम्मा ने, मेरे को याद है कार सीट से हम जब ला रहे थे, उसके बाद घर के अंदर, हमारा घर में काफ़ी यू नो सनलाइट आती है बाहर से, तो उसको थोड़ा सा जो है सनलाइट में हमने, मम्मा ने रख दिया, ताकि कहते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो यू नो जॉन्डिस जो है बेबी का वो जल्दी ख़त्म होएगा। तो ये थी पूरी कहानी मेरी, यू नो कुछ घंटे आफ्टर डिलीवरी, इनफैक्ट द फर्स्ट 3 डेज़, एंड बहुत ही जिसे कहते हैं रोलर कोस्टर राइड, मतलब अच्छा भी लगा कि हाँ जी चलो बेबी आ गया, यू नो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, लेकिन काफ़ी स्कैरी भी थे एंड काफ़ी इमोशनल भी थे, सब कुछ था। तो जो कुछ भी था मैंने आपके साथ शेयर किया है, एंड आगे की जर्नी की, आगे के हफ्ते कैसे रहे, आगे के महीने कैसे रहे, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, अपनी पूरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी भी बताऊंगी।
तो आई डोंट नो आपको पसंद आई या नहीं आई। अगर आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। एंड यदि आप चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर आपको डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ वो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। आई लव टू नो। थैंक यू, बाय बाय।